नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से रूबरू होने का जो एक सिलसिला हमने शुरू किया है वो अनवरत जारी है और आज उसी कड़ी में हमारे साथ हैं न्यूज़ नशा की मैनेजिंग एडिटर विनीता यादव जी। विनीता यादव जी को 20 साल से ज़्यादा मीडिया जगत में हो चुका है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। विनीता जी, हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। विनीता जी, आपने 2001 में अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन उसके पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप वाकई में पत्रकार बनना चाहती थी? आपका बचपन कैसा था? शिक्षा कैसी थी? या कोई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई जहां आपने ये तय किया कि आप रिपोर्टर बनेंगी, पत्रकार बनेंगी? तो कुछ अपने बचपन के बारे में, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें बताइए। ओके, आपके सवाल से मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। कॉलेज में काफी जिसे कहते हैं ना कि हमें कई बार ये पता चलता है कि हमें जीवन में क्या करना है। कुछ बच्चों को पहले से पता होता है। मुझे ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगी या मेरे लाइफ में एक बड़ा ये एम है। बस हाँ, ये जरूर होता था कि क्या होता है कि आप अपने नेचर के हिसाब से किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, वो अट्रैक्ट करता है आपको, तब आप वहां जाते हैं। तो मुझे ऐसा जरूर लगता था कि उन दिनों मुझे याद है, जैसे कारगिल वाली जो खबरें हैं, ये सब चीजें देखा हम करते थे, इस तरह की चीजें होती थी। तो उससे ये अंदाजा जरूर हो रहा था कि हाँ, एक क्राइम का एक शो आया करता था, शोएब इलियासी का, वो भी हम देखा करते थे। इस तरह के शोज वगैरह देखना, इस तरह की चीजें देखने के बाद ये जरूर लगने लगा था कि इंटरेस्ट आ रहा था उधर। कभी एंटरटेनमेंट की तरफ ऐसे इंटरेस्ट नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ एडवेंचरस की तरफ इंटरेस्ट जा रहा था और ये काफी एडवेंचरस डेफिनेटली लगा। और तब मुझे कॉलेज में, मैं क्लियर नहीं थी, लेकिन मेरे कॉलेज के सीनियर थे, उन्होंने बोला कि मैंने फॉर्म अपना फिल कर लिया है। 1 साल सीनियर थे वो, जी न्यूज में है आज भी। तो उन्होंने बोला मैंने अपना फॉर्म फिल किया है और मैं जर्नलिस्ट बनने के लिए कर रहा हूँ अप्लाई। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या होता है? फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है और पहले एडमिशन लेना होगा, फिर स्टडीज करनी होंगी, फिर उसके बाद नौकरी लगेगी। मैंने कहा अच्छा। अब हमारी फैमिली में नौकरी किसी ने की नहीं थी, मैं पहली थी जिन्होंने जॉब किया था, तो ये भी नहीं पता था कि घर वाले अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे। भले ही मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली की जो भी जनरेशंस है सब दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर जाना अलाउड नहीं था। शाम को घर पहुंच जाना है 6 बजे, उसके बाद नहीं आ पाएंगे ये अलाउड। ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन घर में रहे और सोच नहीं सकते थे। वी आर लाइक 5 sisters and 1 brother, तो हम ये नहीं सोच पाते थे कि बहुत फ्रीडम हमें मिलने वाली है किसी चीज को लेकर। लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर वो फैशन डिजाइनर थी, उनकी भी लेट जो काम वो अपना शोज वगैरह करके आती थी, तो उनको इतना टेंशन सा माहौल हो जाता था, लेट हो गई है इस तरह से। तो मुझे थोड़ा मैसेज ये था कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करना, लेकिन मैंने कहा चलो फॉर्म फिल कर देती हूँ। मैंने फॉर्म फिल कर दिया और फिर उसके बाद जैसे कहता है ना, कॉलेज फिनिश होते ही फॉर्म तो फिल किया और स्टडीज जो थी मेरी वो तो अलग बाद में चली है, लेकिन उससे पहले ही मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। ये भी बड़ा दिलचस्प था, एक क्राइम के न्यूज़पेपर में, क्योंकि मुझे जैसे आपने कहा इन्वेस्टिगेशन में मैंने ज्यादा काम किया, तो एडवेंचरस चीजें मुझे बड़ी पसंद थी। तो एक कौमी पत्रिका करके एक लोकल पेपर था क्राइम का, मैंने वहां से शुरुआत की। दरअसल वहां पर मैंने क्राइम की खबरें भेजना शुरू किया और वो खबरें करते करते मुझे लगा कि कुछ अच्छा मैं कर सकती हूँ और चीजें भी ट्राई कर सकती हूँ इसमें। वो खबरें भेजने के साथ साथ फिर मैंने साइड में अपनी स्टडीज की, YMCA से मैंने कोर्स किया। लेकिन एट द एज ऑफ 19, 2000 से एग्जैक्टली 2000 के इनिशियल टाइम में ही मैंने काम शुरू कर दिया था जी। तो हाँ, फिर वहां से मैंने अपनी स्टडीज एंड जॉब, फिर कौमी पत्रिका के बाद मैं दूरदर्शन गई। वहां पे पता चला कि एंकरिंग के लिए हुआ मेरा, क्योंकि साथ में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो जब एंकरिंग के लिए हुआ तो आई वाज लाइक वेरी पजल्ड कि ये लोग मुझे कुछ लिखा हुआ देंगे, और ये आज तक मेरी हैबिट नहीं चेंज हुई है, ये मुझे कुछ लिखा हुआ देंगे और वो देखकर मुझे पढ़ना है। तो मैं काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, परेशान हो जाना। तो पूरी दूरदर्शन की टीम जाती थी, 2 गाड़ियां भर के, कैमरा जा रहे हैं, पूरा सेटअप जा रहा है। मैंने कहा ये किसके लिए जा रहे हैं सब? तो पता चला आप ही के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने एंकर करना है, आप ही को रिकॉर्ड करेंगे। मेरे तो वैसे ही पसीने छूट गए। मैंने कहा इतने सारे लोग जा रहे हैं और मैं तो कभी रिकॉर्ड किया नहीं है, अभी पहली बार तो ग्राउंड पे जाके रिकॉर्डिंग करनी है। एनीवे, रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा अब मैं एंकरिंग कम से कम नहीं करूंगी, I'll do something else।
तब मैंने बीएजी में अप्लाई किया और मेरा वहां हो गया, वहां से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि मात्र 19 साल की उम्र में आप क्राइम की खबरें लिखने लग गई थी, ढूंढने लग गई थी, देने लग गई थी, तो अगर हम 2000 की बात करें तो सिर्फ एक 19 साल की लड़की, और वो भी क्राइम में जिसका इंटरेस्ट आ रहा हो, तो आसपास के लोगों का रिएक्शन उस समय कैसा होता था कि यार मतलब तुम गुंडे मवालियों की खबरें कर रही हो? ऐसा लोग कहते नहीं थे कि मतलब? आनंद जी, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ना सिर्फ क्राइम मतलब जिसमें जैसे कहते हैं ना, जब सनसनी लॉन्च हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब सनसनी लॉन्च हुआ था तो हमने काफी स्टोरीज मैंने सनसनी के लिए की थी, रेड अलर्ट के लिए की थी, पोल खोल के लिए भी की थी उसी वक्त में। तो अजीत अंजुम जी हमारे बॉस थे, उनसे मैंने काफी सीखा भी था। तो उन्होंने कहा कि तुम रेगुलर सनसनी के शो में आ जाओ, मतलब रेगुलर रिपोर्टिंग करो क्राइम की। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ब्लड नहीं देख सकती और दूसरा आंसू नहीं देख सकती। अब ये खुल के उनको बोल देंगे दो चीजें नहीं देख सकती, तो वो कहेंगे, वो वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आप ये दोनों चीजें नहीं देखोगे, यार रिपोर्टर हो, कैसी बात कर रहे हो। तो क्योंकि कोई रोता है मेरे सामने तो साथ साथ रोना छूट जाता है मेरा। तो और ब्लड नहीं देखा जाता, मतलब ऐसा लगता है, हालांकि बहुत बार शूट्स पे देखी है ये सब चीजें, बहुत कुछ देखा है, लेकिन उस वक्त बहुत इनिशियल टाइम था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन, वहां से स्टिंग ऑपरेशंस मेरे शुरू हो गए, और लगभग 55 से ऊपर स्टिंग ऑपरेशन मैंने अभी तक टोटल किए हैं। और इसमें मतलब उस वक्त में स्टिंग शुरू किया जब लड़कियां मतलब बिल्कुल सिरे से खारिज कर देती थी स्टिंग करने के लिए। बिल्कुल मैंने खुद खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं एक किस्सा छोटा सा बताना चाहूंगी कि मेरे बॉस ने मुझे बोला कि एक फोन कॉल तुम्हें करना है ये, और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें जिससे आपको बात करनी है वो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, एंड ही वाज टॉकिंग वेरी डर्टी ऑन फोन, मतलब बहुत ही कुछ भी बोल रहे थे वो। तो वो मुझे पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो मतलब ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मुझे ऐसे कुछ भी कैसे बोल रहे हैं, मतलब सवाल अजीब थे, जवाब भी अजीब थे, सारी चीजें अजीब थी। एक मॉडल कोऑर्डिनेटर, एक मॉडल के तौर पे मैं फोन कर रही हूँ, और वो मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो किसी मॉडल, एक लड़की को जो नई नई आ रही है, सोचिए किस तरह के सवाल जवाब हो रहे होंगे। तो मुझे बड़ी खौफ हो गई। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपने घर गई, गुस्से में तमतमाते हुए मम्मी को मैंने बोला कि भाई मैं ये नहीं कर सकती नौकरी, मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो असाइनमेंट मुझे दिया है वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उनको एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया कि उन्होंने क्या सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने उन्हें ये जरूर बताया कि उन्होंने मुझे अजीब सी कॉल करने के लिए बोला, और बहुत उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था, और ये तो मतलब हमारी फैमिली तो मतलब कांट इवन थिंक ऑफ दैट, कैसे करेंगे हम ये। तो मम्मी ने मेरे समझाया मुझे। मामा ने कहा कि क्या होता है कि एक पुलिस वाली महिला, एक महिला वकील, एक महिला डॉक्टर, ये सब जब अपने प्रोफेशन में काम करती हैं तो ये कभी ये नहीं सोचती हैं कि उन्हें किसी मर्द से बात करनी है या किसी औरत से बात करनी है। उनके लिए उनका प्रोफेशन पहले है। पर्सनल कैरेक्टर जो होता है वो आपका अपना अलग है, और जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए सब्जेक्ट है, तो आपको उस पर जाना है। इसके बाद मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से, मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ सीरियसली। उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं सोचा। मैंने इतने सारे पिम्प्स के साथ मैंने स्टोरीज की, मतलब मैंने बहुत रैकेट बस्ट किए, इतनी लड़कियों को हमने बचाया। उस वक्त में जब जिसे कहते हैं ना, अलग अलग तरह के कैरेक्टर प्ले करके जाना पड़ता है आपको। ऑपरेशन कश्मीर मुझे याद है, IBN 7 के लिए मैंने किया। वाइफ स्वैपिंग के ऊपर मैंने एक सीरीज की थी, 3 एपिसोड गई थी IBN 7 में। तो अलग अलग तरह की मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको एक्ट भी करना पड़ता है। एक रैकेट बस्ट करना है, लड़कियां हैं पूरे फ्लैट में, वहां पे 10-12 लड़कियां, वो भी माइनर बच्ची हैं, आपको उन्हें बचाना है। तो आप रिपोर्टर बन के तो नहीं जा सकते ना, फिर आपको वहां पर कुछ और किरदार लेके जाना पड़ेगा कि भाई हमारी भी डिमांड है इस तरह से। लेकिन उस वक्त में आप उस किरदार को तो प्ले करते हैं, लेकिन आपका मोटिव क्लियर होता है। आपका मोटिव होता है कि ये लड़कियों को बचाना है, और हमने बहुत लड़कियां बचाई। एक NGO भी है शक्ति वाहिनी, वो जानते हैं हमने कितनी रेड की उनके साथ मिलकर, बहुत सारी। संतुष्टि मिलती थी ये करने के बाद। मैम, अगर आपके कैरियर को देखें तो क्राइम के अलावा पॉलिटिकल भी आप जो है काफ़ी आपने रिपोर्ट की। 2009 का लोकसभा चुनाव कवर किया, 14 का लोकसभा चुनाव कवर किया, सोशल हो, एंटरटेनमेंट हो, कई एक्ट्रेसेस का आपने इंटरव्यू किया है, जो कि क्योंकि ABP न्यूज़ में एक लंबी पारी आपने खेली और सब यूट्यूब पे मौजूद है। तो क्राइम से आपकी शुरुआत हुई, बाद में पॉलिटिकल, सोशल, एंटरटेनमेंट, ये वहाँ कैसे जाना हुआ, वो यात्रा कैसे शुरू? ओके, जब हम करियर की शुरुआत करते हैं, अक्सर क्या होता है कि लड़की है, करियर शुरू हुआ है तो एंटरटेनमेंट में भेज देते हैं।
फिल्मों की चीजें आप कवर कीजिए। उनको आपके इंटरेस्ट से मतलब नहीं होता, उनको लगता है ओके ये पैकेज इसके लिए परफेक्ट है, तो वो डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कई बार, डिपेंड करता है आपके जब बॉसेस मिलते हैं। तो ऐसे ही जब मुझे अजीत जी हमारे मतलब बीएजी फिल्म्स में आए थे, तो उन्होंने मुझे फिर यही सब क्राइम में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी, इसीलिए सनसनी पोल रेड अलर्ट, इसमें मैंने बहुत स्टोरीज की। लेकिन ऐसे ही उससे पहले कुछ वक्त मैंने एंटरटेनमेंट किया था, खबरें बॉलीवुड की करके दूरदर्शन पर एक शो जाता था रोजाना के अलावा, रोजाना न्यूज पैकेज जाता था, उसके लिए भी मैं काम करती थी, और खबरें बॉलीवुड की करके भी एक अलग से सेगमेंट था, उसके लिए भी मैं काम करती थी। उसके अलावा रिलायंस के लिए, अगर आपको याद होगा, छोटे छोटे फोन शुरू हुए थे, उसमें छोटी वीडियो आती थी, कुछ सेकंड्स का वीडियो होता था, 4 5 6 ऐसे करके छोटे छोटे एंटरटेनमेंट की ही पैकेज होते थे उसके अंदर, वो पूरा का पूरा मैं करती थी उस वक्त। मतलब पहली बार शुरू हुआ था फोन पर, आज फोन कितना डिजिटल आगे चला गया है, लेकिन दैट वाज दी, जिसे कहते हैं ना, पहली बार शुरुआत हुई थी रिलायंस के फोन पर वीडियो देखने की। एक वीडियो चल रहा है लेकिन वो रिकॉर्डेड होते थे, और मैं उस पैकेजिंग को पूरा करती थी, क्योंकि एक प्रोड्यूसर थे हमारे साथ नवीन पाल जी, तो वो पहले किया करते थे, फिर वो चले गए थे बीएजी छोड़कर, तो क्योंकि मैं उनके अंडर काम कर रही थी, तो कंप्लीटली फिर मुझे दे दिया वो प्रोजेक्ट, मैंने उस पे काम किया। तो इस तरह से कुछ कॉन्फिडेंस तो आया मुझे, जाहिर है बीएजी फिल्म्स में मैंने काफी काम किया, तब न्यूज़ 24 नहीं होता था। और उसके अलावा अगर पॉलिटिक्स की बात करें, तो पॉलिटिक्स में भी मैंने काफी इंटरव्यूज किए हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने 14,000 किलोमीटर का सफर करके पिछला विधानसभा चुनाव कवर किया था, 1.5 महीने तक लगातार ट्रैवल पे थी मैं। आगरा फर्रुखाबाद से शुरुआत करके बनारस तक पूरा किया था। इस तरह से मतलब उत्तराखंड के चुनाव कई बार कवर किए। एबीपी न्यूज में मैंने चुनाव काफी ज्यादा कवर किया, इससे पहले पूरी तरह से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन एबीपी में क्योंकि वहां पर हर पत्रकार को हर तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, सबको सब कुछ करना है, इस तरह का माहौल रहा, तो वहां पे मैंने मतलब काफी सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिली व्यापम की। और मुझे याद है कि मुझे अर्थक्वेक से बहुत डर लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एक फोबिया होता है ना, गुजरात का एक बार अर्थक्वेक आया था, तब से एक फोबिया हो गया था। लेकिन जब नेपाल में आया, आपको कवर करना, पत्रकार होने के नाते, हाँ, पत्रकार होने के नाते आपको अपने डर से ना सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डर के, कई बार लोग कहते हैं मुझे ये परेशानी में ये नहीं कर सकता, ये परेशानी है वो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें सब कुछ करना है। आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते ये सवाल नहीं है, आपको ये करना है, ये आपको क्लियर होता है। तो मुझे याद है जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, तो मेरे जो बॉस थे एबीपी न्यूज में, मैंने उनको रात को 11 बजे मैसेज किया, आई वांट टू गो देयर, मुझे ये कवर करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतना मेजर फोबिया है कि मैं आई कांट स्टैंड टू इट, मतलब अगर अर्थक्वेक आएगा तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन मैंने कहा आई विल फेस दिस, मैं इसका सामना करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी कवर। और सुबह 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और फिर हम वहां पर कवर करने के लिए गए थे। बहुत झटके आए वहां पे अर्थक्वेक के हमारे जाने के बाद, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मन से एक आप थोड़ा खुलता है आपका मन, हर चीज को समझना, उसका सामना करना। वो तो स्टिंग ऑपरेशन में इससे ज्यादा खतरनाक चीजें कवर की हैं, जहां पर कई बार ऐसा लगा कि चलो आज शायद मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं वापस जो पहुंची हूँ वो कैसे पहुंची। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ, एक बार मेरी गाड़ी पर दिन में अटैक भी हो गया था, तो वो भी दोपहर की 1 बजे। मैंने कहा पता नहीं अटैक करने वालों ने भी बड़ा राइट टाइम चुना था। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप खतरनाक चीजों से थोड़ा बहुत आमना सामना करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हर इंसान का अपना एक किक होता है, कहाँ से आपको वो मजा आ रहा है काम करने का, आपको ये डिसाइड करना है। आपको एवरी टाइम स्क्रीन पर बैठने में मजा आ रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा ढूंढ के लाने में मजा आ रहा है जो कि शायद कि जिसे कहते हैं ना, आप देखिए और कह रहे यार ये खबर, ये तो मैंने नहीं देखी थी, इस तरह की खबर, मतलब ये चाहिए, ये देखना है। हालांकि आजकल थोड़ा मिस करती हूँ इस तरह की खबरों को, टीवी पे दिखता नहीं है, तो मैं पिछले 5-6 साल से टीवी देखती नहीं, मुझे मतलब उस तरह की खबर नहीं दिखाई देती है। मैं एबीपी न्यूज के वक्त से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की खबरें होना बहुत जरूरी है। आज भी जिस तरह की खबरें हमने की थी इन्वेस्टिगेशन में, आज भी सोसाइटी में वो सब चीजें मौजूद है। बिल्कुल, कोई रेप केस हो जाता है तो हम कहते हैं रेप केस हो गया, इतना ये बुरा हाल हो गया है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कितनी लड़कियां मतलब किस तरह से अभी भी ट्रैप हो रही हैं, अभी भी उनको लोग फंसा रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन हम, क्योंकि रैकेट्स चल रहे हैं, कोई है ही नहीं खबर करने वाला रैकेट्स, अब नहीं होती रैकेट्स।
मैम, आपने जीवन में कई बड़ी घटनाओं को कवर किया है, उनको काफी प्रशंसा भी मिली है। उनमें से 3 घटनाओं को मैंने चुना है आपसे उनके अनुभव जानने के लिए। एक तो मुजफ्फरनगर के दंगे, एक धर्म गुरुओं पर भी आपने काफी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म किया है, और हरियाणा में स्त्री भ्रूण हत्या पर आपने एक पूरी उसकी एक स्टोरी की थी जहां काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, कोक की किलर मशीन। जी। तो इन तीनों घटनाओं में क्या एक कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो आपके दिल के आज भी बहुत करीब है? मुजफ्फरनगर दंगे, धर्मगुरु और हरियाणा। हरियाणा मुझे याद आता है जी। हरियाणा में जो वो मशीन थी ना, चाइनीज मशीन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम आती थी, तो वो मशीन नहीं मिल रही थी। मतलब मुझे वो रैकेट की सारी चीजें मुझे मिल गई थी, कैसे वो रैकेट काम कर रहा है, कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ियों में चलते थे। वो क्या करते थे ना कि गाड़ी में चलते चलते अबॉर्शन करते थे। जैसे बॉर्डर क्रॉस किया दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, वो बॉर्डर पे चलते हुए ही करते थे। तो बड़ा टेक्निकली चलते थे वो लोग। उनको ये मालूम था कि हम जैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, पुलिस फिर केस कौन सी करेगी, मतलब राजस्थान पुलिस कहेगी आपके उसमें आता है, वो कहेगी आपके उसमें आता है, और इन सबके बीच में इनको फायदा हो जाएगा। कानून की ये वो बारीकियां हैं जिसका ये फायदा उठाते थे। तो इसमें क्या था ना कि वो मशीन छोटी सी मशीन थी, और वो मशीन मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। या तो फिर मैं जाऊं पता करूं कि पूरा रोल प्ले किया जाए, पता किया जाए कि भाई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ऐसे पता करना है लड़का या लड़की है, और टाइम बहुत कम था। क्या है ना कि अच्छी खबर के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, चैनल्स के पास टाइम ही नहीं होता है। तो आप अच्छी खबर से कई बार जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पास जाते जाते भी दूर हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी होता है। तो मुझे वो मशीन अरेंज करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने किसी से बात करके, मतलब फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के, सोचिए एक कोर्ट केस के अंदर की ही मशीन थी वो, मतलब ऑलरेडी सील्ड थी एंड ऑल। तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बड़ी मुश्किलों से जा करके, मतलब या तो वो चोरों के पास हो सकती थी, यानी कि जो कर रहे थे उससे काम, या फिर वो पुलिस के पास हो सकती थी जहाँ वो जब्त हुई। तो मैंने सब ये दिमाग लगाया कि मुझे कहाँ मिल सकती है, चोरों के पास पहुंचने का मेरे पास टाइम है नहीं, ऑफिस वक्त देगा नहीं, तो मैं कहाँ से मशीन अरेंज करूँ। तो मैंने वहां पे जाकर के वो मशीन फाइनली अरेंज की थी, एंड दैट्स हाउ आई हैव डन माय दिस स्टोरी। और स्टोरी वो इतनी सुंदर हुई थी, जो हमारे चैनल में जिन्होंने एडिट भी किया था, मेरी एब्सेंस में एडिटिंग हुई थी, मैं गुवाहाटी में थी, कवर करने गई थी एक शूट के लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मतलब उस स्टोरी से ये पता चल रहा था। लेकिन मुझे पता क्या है आनंद जी, आपको जितनी भी हमने खबरें की हैं, अफसोस वहां जाके होता है कि इन सब खबरों को करने के बाद भी हम समाज में कोई खास बदलाव नहीं ला पाते। बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है। हमने हेल्थ के ऊपर भी हर साल हम हेल्थ में, मतलब मैंने हेल्थ पर इतना काम किया, मतलब जिसे कहते हैं ना हॉस्पिटल्स को एक्सपोज किया। कोर्ट ने हमारी स्टोरी पर, जब मैं न्यूज नेशन में इन्वेस्टिगेशन देख रही थी, तो मेरी टीम ने जो काम किया, कोर्ट ने हमारी स्टोरी को पूरा सबूत मानते हुए दिल्ली सरकार को, एलजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5 अस्पतालों को, सीपीए को, सबको नोटिस जारी किया। और हालांकि हमारी स्टोरी के बाद जीबी पंत में एमआरआई मशीन नहीं थी, वो आ गई हमारी स्टोरी करने के बाद। सोचिए इतना बड़ा अस्पताल है, ब्रेन का हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पे मशीन नहीं थी, वो आ गई वहां पर उसके बाद। और लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला। ये मुझे बड़ा हमेशा एक वो लगता है। और अब जिस तरह के हालात हो गए हैं ना कि लोग खबरों को सीरियसली लेते भी नहीं है, तो वी आर लूजिंग आवर क्रेडिबिलिटी। अगर हम वो चीज हमारी मजबूत रहे ना, जिसका असर जिसे कहते हैं, क्योंकि हमने वो वक्त देखा है जब खबर का असर होता था, खबर का असर चलाने में भी मजा आता था। देखो हमारी खबर का ये असर हुआ है। ऑपरेशन कश्मीर मुझे याद है किस तरह से मैंने किया था। एक स्टोरी मुझे याद है, पूसा इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक छोटी बच्ची थी स्कूल में। अब ध्यान से इस बात को सुनना, छोटी सी बच्ची, उसकी टीचर और प्रिंसिपल उसको ब्यूटी पार्लर ले जाती थी प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर, स्कूल में रिसर्च के टाइम पर, गाड़ी में नीचे छुपा करके। सोचिए मेरे लिए कितना मुश्किल था उस लड़की की। वो लड़की अपनी बुआ के घर रहती थी, तो टीचर्स ने उस बच्ची को बायो लैब में जाकर सेक्स एजुकेशन दी पहले, फिर उसके बाद में उसे लेकर जाती थी खुद टीचर्स। सोचिए, और मेरे लिए कितना मुश्किल था कि उस सबूत को कलेक्ट करना। तो मैं उस बच्ची को लेपल लगा करके उसके कपड़ों में, और उसको स्कूल के अंदर भेजती थी सुबह, और बाहर बैठ करके पूरा टाइम ये सुनती थी कि अब इसको क्या बोला है, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूर था कि वो बच्ची जो मुझे बता रही है वो कितना सच है। बच्ची की बात पर आप कितना, आपको पता लगा कि कल को बच्चा पलट गया,
तो पहले मैंने वो सबूत पहले खुद कंफर्म किया। मैं बाहर पूरा दिन बैठ के, जब तक स्कूल खत्म नहीं होता था, मैं सिर्फ ये सुनती रहती थी कि अंदर क्या बात हुई है। बैटरी के सेल उसको देके रखती थी कि सेल चेंज कर देना इसके अंदर। तो जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ एक छोटा सा पार्ट मिलता है, सोचो घंटों बैठने के बाद में, फिर वो एक छोटे से हिस्से से पता लगता है ये कंफर्म है खबर। और जो वो खबर हुई थी, तो उस वक्त लवली जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में, उनकी पूरी टीम बैठी थी। उन्होंने पूरा रिसर्च किया, पूरा चेकआउट किया, पूरा इन्वेस्टिगेट करके जाना कि जो ये हमारी खबर है वो कितनी सच है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल था, सोचिए। और उसके बाद उस प्रिंसिपल को, टीचर को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। उस बच्ची का जो एग्जामिनेशन सेंटर था, 10वीं क्लास में थी वो चेंज किया गया। और बहुत इंटरेस्टिंग है, उस बच्ची ने एक्चुअली प्रिंसिपल को बाइट कर लिया था हाथ पे। उस बाइट की वजह से और सरकार को आसान हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि वो बैंगल्स के नीचे था। जब बच्ची ने वो स्टोरी पूरी आके बताई, मुझे बुलाया गया, उस बच्ची को बुलाया गया, सरकार ने बुलाया पूरा तफ्तीश के लिए कि मैटर कितना सही है कितना नहीं। लेकिन इस केस के बाद, ये तो वो केस था जो हमने किया था इंडियन 7 में, लेकिन हमारे केस के बाद एक स्टोरी हुई थी उमा खुराना की, जिसको सब जानते हैं, लेकिन इस केस को कोई हार्डली जानता होगा। आप सोचिए, ये टीवी पर गई थी खबर, लेकिन उमा खुराना की खबर को सब जानते हैं, क्योंकि वो चैनल था एक जो कि बंद हो गया था, ब्लैक हो गया था कुछ दिनों के लिए, ब्लैकआउट हो गया था। तो आप ये समझिए कि उस खबर की वजह से, जो उमा खुराना का केस था, स्टिंग ऑपरेशंस की इमेज काफी खराब हो गई। बिल्कुल। उसके बाद लोगों ने इस पर विश्वास करना छोड़ दिया। बट मैं ये कहती हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि अपने काम की इतनी इज्जत करनी चाहिए कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जितनी भी खबरें आज तक, उसमें किसी पर भी एक में भी कोई सवाल नहीं उठा पाया यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा अपनी रॉ फुटेज 1 साल तक रखती हूँ। तो मैम, ये तो हुई टीवी की बात, अब करते हैं डिजिटल की बात। आपने टीवी में बहुत काम किया, बहुत अच्छा आपने नाम किया, आपने मीडिया जगत में बहुत अच्छी अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन फिलहाल आप न्यूज़ नशा की मैनेजिंग एडिटर हैं, आप डिजिटल में आ गई। तो आपने जो है एक नई जिम्मेदारी आप ले सकती थी, किसी और चैनल में जा सकती थी। तो टीवी पत्रकारिता से डिजिटल में आपका झुकाव कैसे? ये तो मैंने भी प्लान नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे कई बार कुछ डिस्कशंस में बुलाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई बार चर्चाओं में शामिल करने के लिए बुलाया और डिजिटल के बारे में चर्चा करनी थी। और मैंने तब ये कहा था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो कुछ भी हो जाए बाप बाप रहेगा। मतलब टीवी जो है वो अपनी जगह कभी नहीं खो सकता, और डिजिटल जो है वो कभी बाप की जगह तो नहीं ले पाएगा, जो भी है वो फॉलोइंग स्टेप्स पे चलेगा। ये वक्त ज्यादा पुराना तो नहीं है, ये बात जब मैंने कही थी 4 साल हुआ होगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आंकलन करना बड़ा जरूरी है हर चीज का। तब तक मुझे डिजिटल का उतना अंदाजा नहीं था। और जब मैं न्यूज नेशन में थी, वहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन की एडिटर थी, तो तब मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। न्यूज नेशन की ही एक टीम थी डिजिटल की, जहाँ पे मेरा केबिन था, वहीं पर सामने ही पूरी टीम बैठती थी। तो मैं कई बार जाके देखती थी उनको, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने 1-2 शो वहां पर शुरू किए कि आप देखेंगे तो मेरे उसमें यूट्यूब पर भी है वो, तो महिलाओं से संबंधित ही थे। मैंने वहां पर 2 शो किए। जब मैंने वो शो किया तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपके पास एक तो टाइम बाउंडेशन है जी। टीवी में आपके पास टाइम बाउंडेशन होती है कि इतनी ही ड्यूरेशन में आपको अपनी पूरी बात कहनी है। यहाँ पर आप प्रॉपर अपनी बात कह सकते हैं। टीवी में आपका जरा सा भी टॉपिक ऐसा लगता है कि बोर हो रहा है तो उसे कट कर देता है, प्रोड्यूसर की कैची ऐसे चलती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास पूरा टाइम है अपनी। अब आप देखिए, इतनी देर आप मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यही टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहे होते और मैं इतनी देर तक अपनी बात बता रही हूँ, मुश्किल होता, बहुत मुश्किल हो जाता। तो क्या होता है कि आपको एक तो समय का बंधन नहीं है इसमें, आप अपनी पूरी बात कह पाते हो। ऐसे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जिनको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो आपको पूरा सुनना चाहते हैं। तब मुझे लगा कि मैं कुछ डिजिटल में शुरुआत करती हूँ। तब मैंने धीरे धीरे करके न्यूज नशा के लिए शुरुआत करनी शुरू जब किया, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसे जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत क्लियर थी जब मैंने न्यूज नशा शुरू किया कि न्यूज नशा को मुझे वहां पे लेके जाना है। और आज भी मैं कहती हूँ कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन न्यूज नशा रहना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी एक चीज की शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा रहे,
जर्नलिज्म में एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो बने जिसे चर्चा हमेशा ये रहे। देखिए न्यूज नशा इस तरह से शुरुआत हुई, कभी कुछ सालों बाद आप फिर कहेंगे कि न्यूज नशा के लिए मेरी आपसे बात हुई थी। ऐसा मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है, ऐसा होगा। और यही बात मैं अपनी टीम को हमेशा बोलती रही कि तुम देखना न्यूज नशा बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा हम आगे जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। आज भी मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी बहुत कुछ करना है और हम करेंगे, करके भी दिखाएंगे। और मुझे डिजिटल में एक ये कह सकते हैं कि काम करने का एक अलग मजा आ रहा है। एक लाइन में बोलूं तो मैं टीवी भी मिस नहीं कर रही, इतना मुझे मजा आया, अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सीखा है पिछले 2 साल, ना सिर्फ एक पत्रकार के तौर पे, बल्कि क्योंकि पूरा न्यूज नशा को शुरू करना, टीम सेटअप करना, रेवेन्यू पे वर्किंग करना, इस तरह की तमाम चुनौतियां आपके पास होती हैं। बहुत स्ट्रेस होता है। टीवी में कई बार हम पूरे हफ्ते में जितना काम करते थे, यहाँ मुझे कभी कभी लगता है कि पूरे दिन में मैं काम करती हूँ। बहुत काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया, लेकिन आई एम एंजॉयिंग। काम करने में मजा आ रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब हर वक्त खुश रहती हूँ, ऐसा महसूस होता है। तो तब मैं कई बार सोचती हूँ कि टीवी कभी कभी लगता है अच्छा ये इवेंट ऐसे था, हम लोग चले जाते थे, घर में बैठते नहीं थे, अरे ये खबर हो रही है, जल्दी जाओ ऑफिस को बोलो मुझे जाना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप कुछ नहीं करना, आपको सीधा कूद पड़ते हो उस टॉपिक पर। आपने अपनी रिसर्च की, आपने डिटेल पता की, आपने सच्चाई जानी। हमारे न्यूज नशा का अच्छा खासा पूरे एक बड़ी टीम है। उत्तर प्रदेश के तो हर जिले में हमारे लोग हैं, बिहार में हैं, इस तरह कई स्टेट्स हम कवर करते हैं। और उसके साथ लखनऊ में, नोएडा में हमारे ऑफिस हैं। तो हम लोग खुद अपनी चीजों में इतने व्यस्त होते हैं, इतनी सारी चीजें करने के लिए। और अभी हाल ही में हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप हुआ है, हम ZEE5 पर भी आते हैं। मतलब इस तरह की चीजें जब एक एक लैंडमार्क को आप क्रॉस करते हैं कि अच्छा मैंने अब ये कर लिया, मैंने ये अचीवमेंट की है। हमने मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया, ZEE5 के साथ किया, डेली हंट पर भी हमारी खबरें आती हैं। तो इस तरह से एक एक लैंडमार्क को जब आप अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कुछ और करने की गुंजाइश है इसमें, और बेहतर कर सकते हैं। हालांकि फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है हमेशा सामने, लेकिन उसी को तो जीतना है कि किसी भी तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी जो है उसे खोना नहीं है। इतने साल मैंने मतलब टीवी में काम किया, मैंने नौकरी की, हमेशा अपनी छवि का ध्यान रखते हुए कि हमें कभी कुछ गलत नहीं किया। स्टिंग ऑपरेशन जैसी चीज जिसको हाथ लगाने से लोग डरते थे, मैंने जब स्टार न्यूज ज्वाइन किया था तो मुझे साफ बताया गया था। आपको मैं मैं एक छोटा सा किस्सा इसमें बता रही हूँ कि स्टार न्यूज का जब मेरे पास ऑफर आया था, तो आगे से मेरे पास ऑफर आया कि भैया आप आइए ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा मैं तो स्पेशल स्टोरीज करूंगी, रेगुलर मुझे नहीं करना। तो उन्होंने बोला रेगुलर तो ही करना पड़ेगा, हम लोग स्पेशल कुछ करते ही नहीं है, और स्टिंग ऑपरेशन तो मतलब नो, क्लियरली नो। तो मैंने कहा लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी फिर। तो उन्होंने बोला कि फिर, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, आपको रेगुलर के लिए कोई और जर्नलिस्ट बता देती हूँ। फिर कैन यू, आप जरा सोचिए किसी को स्टार न्यूज का ऑफर आ रहा है, और मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा था कि तुम इन दिनों देख रही हो ऑप्शंस, तो मुझे बता देना कहीं गुंजाइश हो मेरे लिए। तो मैंने उसको बोला तुम जाके ज्वाइन कर। तो उसने वहां जाके ज्वाइन कर लिया स्टार न्यूज। एंड उन्होंने फिर रिपोर्टिंग के बाद एंकरिंग भी की वहां पे। तो जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद फिर मेरे पास ऑफर आया कि हम आपको चाहते हैं कि आप आ जाओ। और उससे पहले भी उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने अपनी फ्रेंड का रेफरेंस दिया कि दिस इज फॉर यू, आप आइए। तो मैंने फिर दोबारा वही एक असमंजस, मैंने कहा आप तो स्पेशल स्टोरी तो मुझे देंगे नहीं करने को, रेगुलर मुझे करना नहीं है, तो फिर क्या फायदा आने का। मैं बहुत क्लियर थी, मेरा फोकस क्लियर था। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तुम ऐसे मत करो कि भाई एक ही चीज के पीछे हो, एक काम करो तुम ज्वाइन करो रेगुलर में, फिर तुम स्पेशल स्टोरीज के आइडियाज दो और उनको देखने तो तुम्हारा काम कैसा है। आप यकीन करेंगे आनंद जी, मैंने वही किया। मैंने कहा ये भी आइडिया अच्छा, मैंने वही किया। और उसके बाद मैंने कितने स्टिंग किए स्टार न्यूज में, जो हाथ नहीं लगाना चाहते थे स्टिंग ऑपरेशंस को। उसके बाद मैंने कितनी स्पेशल रिपोर्ट्स की हैं वहां पर। तो काफी लंबा, उनको विश्वास है, काफी लंबा काम किया आपने। हाँ, 10 साल और आपने मैंने स्पेशल भी किया। हाँ, स्पेशल स्टोरीज पर ही काम किया, और उनको विश्वास हो गया इस चीज पर। मैंने कितने स्टिंग ऑपरेशन किए वहां पर। क्या होता है कि आप अपनी छवि, अपने काम की ईमानदारी, आज पत्रकार को ये चीजें अपने साथ लेके साबित करनी पड़ती है अपने काम से, और ये जरूरी भी करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये खराब हो जाता है।
और आप भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि आप उसी तरह का काम कर रहे हैं ना, आप भी स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन आज तक मतलब स्टिंग ऑपरेशन को मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफिस की स्टोरी तक लिमिटेड रखा, कभी उसका गलत इस्तेमाल ना किसी को करने दिया और ना कभी गलती से भी सोचा कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और जितने भी स्टिंग थे वो सोसाइटी के लिए थे, उनके मोटिव सिर्फ सोसाइटी के लिए थे। वो काफी मैटर करता है कि आपके काम करने की नीयत क्या है, वो बहुत जरूरी था। और वो भी मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे तो घर में स्टिंग ऑपरेशंस बिल्कुल अलाउड ही नहीं हो सकते। मतलब मेरी मदर ने मुझे थोड़ा एनकरेज किया इस चीज के लिए, लेकिन मेरे तो फादर को आज भी नहीं पता है कि मैंने क्या स्टोरीज की हैं। उनको तो कभी ये भी नहीं पता था कि मैं किस चैनल में काम करती हूँ। स्टार न्यूज में थी तब भी उनको नहीं मालूम था मैं कहाँ काम करती हूँ। कुछ टाइम उन्होंने टीवी पे देखा तो उनको लगा अच्छा, कुछ लोगों ने बोला उनको तो पता लगा अच्छा वहां। तो इस तरह से उनको नहीं कुछ भी अंदाजा रहा है। मैम, अगर आपके कैरियर को देखें तो आपने इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में अब लगभग अपना पूरा समय दिया, और डिजिटल में तो एक दौर ऐसा है जहां सब कुछ फेक न्यूज को एक जो है आगे बढ़ाने का कई लोग जो है एजेंडा चलाते हैं। तो जो आपका एक व्यक्तित्व है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का, डिजिटल बिल्कुल उसके अपोजिट है। डिजिटल में पहले चेक नहीं होता, पहले प्रमोट हो जाता है। तो उस चीज को आप कैसे, न्यूज नशा में उस चीज को कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं? ऐसा है आनंद जी, हमने ना हमेशा खबर करने का पहला उसूल सीखा, और इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे सीनियर्स को, जिन्होंने जब भी मैं खबर लेके जाती थी तो वो एक ही चीज बोलते थे। मिलिंद खांडेकर जी, उनका मैं नाम जरूर लूंगी क्योंकि अक्सर वो एक ही लाइन बोलते थे, दूसरे का पक्ष लिया, उनसे पूछा, उनसे पता किया। तो वो एक आदत हो गई। फिर पहले तो लगता था अच्छा स्टोरी हो गई है, बहुत अच्छी सी, मतलब मैंने ये स्टोरी कंप्लीट कर दी है, आई एम सो हैप्पी, मैंने एक बड़ा काम कर दिया। लेकिन दूसरे का पक्ष, अरे उसका जिसके बारे में खबर की है उसका तो पक्ष लेना इम्पोर्टेंट है, तो वो आदत हो गई थी। अब जब डिजिटल में मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पर फैक्ट चेक की जब बात आती है तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को यही बोलती हूँ कि भाई आप जो खबर लेके आ रहे हैं मेरे पास, जैसे अब ये उम्मीद वाली घटना है, तो आप जो खबर मेरे पास लेके आ रहे हैं उसको पहले चेक तो कर लो वहां पे जाके, क्योंकि हमारे पास टीम है, रिसोर्सेज हैं, तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल लोकल में हर व्यक्ति से कनेक्टेड है हम लोग, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो फैक्ट चेक बहुत जरूरी है। अभी तक हमारी किसी भी स्टोरी पर 2 साल में अभी तक किसी भी स्टोरी पर ऐसा कुछ नहीं क्लेम आया कि भाई आपने ये फैक्ट चेक किए बगैर गलत खबर लगा दी। और शायद यही वजह है कि आप सावधानी से चल रहे हैं, तो गिरेंगे क्यों? बिल्कुल। और डिजिटल के जमाने में तो मतलब 2 साल से अगर आप एक पोर्टल चला रहे हैं और उसके ऊपर एक भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो मुझे लगता है डिजिटल के दौर में तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, कभी भी नहीं ऐसा हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं। मैम, अगर वर्तमान पत्रकारिता, मैं आपको बता दूं, मैंने एक दो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की भी खबरें की। आप ये समझिए कि डिजिटल की किसी खबर पर टीवी जैसा इम्पैक्ट अगर हो जाए तो कितनी खुशी होगी आपको, जबकि न्यूज नशा को तब सिर्फ 1 ही साल हुआ था और बहुत लोग नहीं जानते थे। तो मैंने एक खबर की थी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन पर, और हमारी खबर के बाद एलजी ने 12,000 आई कार्ड्स को निरस्त किया था। मतलब आप ये समझिए कि क्योंकि आपकी खबर में दम है ना, आपके कागज सही है, फैब्रिकेट नहीं किया आपने कोई भी चीज को, वो जेन्युइन है, क्योंकि वो जानते थे, उनके पास पूरी खबर गई, पूरी जानकारी गई, कागज गए, पूरा चेक किया उन्होंने। मैं हमेशा ऐसे परोस देती हूँ अपनी कोई भी ऐसी खबर होती है इन्वेस्टिगेशन की, लीजिए आप चेक कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैम, आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कामकाजी महिलाओं को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ता है। आपका पिछला 20 साल का अनुभव है, तो क्या कई आपने ग्राउंड स्टोरीज भी की हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, तो कई बार आपको सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों का कि यार ये तो महिला है, ये कैसे करेगी, इसको कैसे स्टोरी दे दी, ये वहां जाके कैसे करेगी? ऐसा हुआ। मैं आज पहली बार एक तो आपको बताती हूँ, हालांकि जिनसे मेरी इस महिला होने की वजह से मेरे पास कुछ अब अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी काम के लिए, और मैं बेहतर कैंडिडेट थी उस काम के लिए, तो मैंने उनको भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी आपसे नाराजगी, आपने सिर्फ इस आधार पे मुझे पीछे रखा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि स्टिंग ऑपरेशंस, मैंने जैसे कहा कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए बहुत कम लड़कियां जाती थी,
जाती थी तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाती थी, फंस जाती थी केस में। एंड टच वुड कि मैं कभी किसी केस में नहीं फंसी, कहीं भी गई हूँ तो वहां से बच के निकल आती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम रही हो। तो एक चैनल है, बड़ा चैनल, जो इन्वेस्टिगेशन के हेड थे, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं वहां पर काम करूं, मतलब और स्टानी से ज्वाइन करने से पहले की बात है। तो टीम अच्छी थी तो मेरा बहुत मन था कि मैं वहां पर काम करूं, उनकी टीम में काम करूं, कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी मुझे यही लगता है कि मैं डिजिटल में हूं तो मैं काफी कुछ सीख रही हूँ। सीखने को कभी मना नहीं करना चाहिए। अगर जिस दिन आपने सोचा कि मैंने सब कुछ सीख लिया तो फिर उस दिन आपका कहानी खत्म हो जाए, उसके आगे आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे फिर जीवन में। तो मुझे बहुत मेरे अंदर ललक थी कि मैं वहां ज्वाइन करूं। तो वहां पर सब चीजें क्लियर हो गई, लेकिन जो उनके इन्वेस्टिगेशन हेड थे उन्होंने इस चीज को नहीं, मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उस टीम के लिए। मैं बहुत सालों तक पूछती रही कि मुझे ग्राउंड तो कोई बताए, रीजन क्या है, तो क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती मैं लेकिन जैसे शीला रावल जी जो स्टार न्यूज में रही है अपनी वरिष्ठ पत्रकार, वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि तुम्हारे बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगती है, डोंट गिव अप। मैं पीछे पड़ जाती हूँ, कई बार मुझे लगता है मैं बहुत पीछे पड़ गई हूँ, लेकिन मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं उस चीज को छोड़ती नहीं। तो मैं उनसे पूछती रही हमेशा। तो अंत में जाकर के मुझे ये समझ में आया कि उनकी टीम में कभी कोई महिला नहीं थी और वो महिलाओं को देना भी नहीं चाहते थे जगह अपनी टीम में। पता है आपको, सिर्फ इस वजह से मुझे वो मौका नहीं मिला, जबकि मैंने ये साबित किया इतनी सारी स्टोरीज से। उनकी खुद की स्टोरीज कई बार खराब हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी वो खबर कर चुकी, मतलब दूसरे चैनल में। उसके बावजूद आप समझिए कि मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ उस चीज को लेकर, उस चीज का मलाल, लेकिन मुझे सिर्फ इस वजह से मौका नहीं मिला था कि मैं महिला हूँ, उनकी टीम में फिट नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि सारे पुरुष थे उनकी टीम में इन्वेस्टिगेशन में। इस तरह के कई मौके आए हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा चुभा, ये मुझे बुरा लगा। मैम, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, आपकी जो एक पहचान जो आपने मीडिया जगत में बनाई वो एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट के तौर पर बनाई। आज जब आप युवा पत्रकारों को देखते हैं, आज जब आप टीवी देखते हैं, आज जब आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो क्या आज आपको लगता है कि पत्रकारों की स्टोरीज में जो फाइनल कॉपी वो फाइल करते हैं उसमें रिसर्च की कमी होती है, इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है? खोजी पत्रकारिता जो 90 और 2000 के समय में होती थी वह 2020 में नहीं हो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? बहुत बहुत लगता है जी, क्योंकि हम उनके लिए अच्छी मिसाल भी तो नहीं दे रहे ना। आप मुझे बताइए कि इतने अच्छे पत्रकार इस वक्त इंडस्ट्री में हैं, इतने अच्छे पत्रकार हैं जो कि अच्छी खबर करते हैं, अच्छी चीजें लेके आते हैं, लेकिन चैनल नहीं चलाते। आप ये देखिए, अभी जो एबीपी न्यूज के जो लोकल स्ट्रिंगर की मौत हो गई जी, जो अवैध शराब पर कर रहे थे, प्रताप है ना, स्टोरी कर रहे थे। आप ये सोचिए, चैनल ने उस स्टोरी को टीवी पर जगह नहीं दी थी, पहले डिजिटल में चली थी वो खबर। मुझे ना पूरी खबर में सबसे ज्यादा ये चुहा, एक बड़ी खबर है, आपको उसे बड़ा करके चलाना चाहिए चीजों को, उसे एक मैसेज जाता है, सबको जाता है। जो उस पत्रकार के साथ खतरा बना उनको भी जाता कि भाई ये तो इतनी बड़ी खबर इसकी वहां पे चली हुई है। आप समझ रहे हैं, कई तरह के मैसेज जाते हैं। आप किसी चेहरे को दिन रात टीवी पर दिखाते हैं तो लोगों को मैसेज जाता है ना कि इसकी कोई वैल्यू होगी, इसको आसानी से आप परेशान नहीं कर सकते हैं, कुछ तो होता है ना। लेकिन आप उसे हल्के में लेंगे तो दूसरे को भी वही संदेश जाता है। बड़ी खबरें, इस तरह की खबरें जिनका जिक्र आप कर रहे हो, इसको जगह मिलती कहाँ है चैनल्स पर? तभी तो वो बच्चे काम कर पाएंगे देखकर। उनके पास एक अच्छी मिसाल है कहाँ आज की तारीख में? 24 घंटे का बुलेटिन आप निकाल लीजिए कल का किसी भी चैनल में। मैं तो टीवी देखती ही नहीं हूँ इन दिनों बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई एक ऐसी खबर नहीं मिल पाएगी इसमें जो कि उन बच्चों के लिए मिसाल के तौर पर निकल के आए, जो ये कह सके कि हाँ इस तरह से स्क्रिप्ट। कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो एक अलग बात है, और कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो खबर ऐसे करते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से उस तरह से वो चीज नहीं जा पा रही है। जब वो नहीं जाएंगी तो फिर मिसाल कैसे मिलेगी? और बच्चों की जो जहां तक प्रॉब्लम है, हर बच्चा सिर्फ ग्लैमर से अट्रैक्ट होके आ रहा है। हमें तो ग्लैमर हमें तो मिला ही था, एंकरिंग के लिए तो मिला था सीधा ऑप्शन। मेरी तो शुरुआत ही वहीं से होती, लेकिन मैंने उसको छोड़कर
मैंने मुझे ये था मेरे जहन में कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि थोड़ा एडवेंचरस हो, थोड़ा डिफरेंट हो। तो हमेशा खबर में नॉर्मल खबर करने भी भेजते थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एडवेंचर करके आ जाते। एक बार मुझे याद है, राधेश्याम गुप्ता दिल्ली के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, और उनकी एंटी टोबैको डे पर उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी सारे पुलिस वालों के साथ में। तो वहां पर मुझे भेजा कि बड़ा फालतू सा डल शूट है, विनीता को भेज दो, अपना बच्ची है नहीं, अपना करके आ जाएगी, उसका भी दिल लग जाएगा। मैं भी गई, बहुत बोरिंग शूट था वाकई में। मतलब 2 घंटे तक वो भाषण दे रहे थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कुछ चीजें, मतलब तंबाकू नहीं लेना, सिगरेट नहीं पीनी, ये सब चल रहा था। मैं भी सुनती रही। बाहर निकली, बाहर निकलते के साथ मैं देखा बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है और ऐसे ऐसे करके हाथ में और खा रहा है। एक ने निकाली सिगरेट, मतलब बाहर निकलते सबकी फ्रस्ट्रेशन आउट होने लगी थोड़ी, बाहर निकल के सिगरेट ले रहा है कोई। तो तुरंत देखते ही मैं ये मेरा पहला शूट था, तो ये मैंने तुरंत अपने कैमरामैन को बोला इनके शॉट्स ले लो। तो बोले कि ये शॉट्स, मैंने कहा ये शॉट्स ले लो, यही अंदर तो सुन के आ रहे हैं कि ये सब नहीं करना, बाहर आते शुरू हो गए हैं। तो वो खबर मैंने दूरदर्शन की लिखी थी। तो मतलब वो जो एडवेंचर था ना, वो सोचना, ये जो थॉट है ना इस चीज पर जाने का, ये बच्चों को समझना चाहिए। हर चीज के अंदर कुछ नयापन उनको खुद लाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। एक बार एक स्टोरी थी बीएजी फिल्म्स में, उसमें एक दरियागंज में एक मिठाई वाले ने, मैं बहुत छोटे वाले एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये आइजोम के स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी गई है स्टोरी बाद में, कि दरियागंज में एक मिठाई वाले ने पटाखों की शेप में मिठाइयां बना दी है। मुझे पता चला, मैंने कहा चलो स्टोरी करने जाती हूँ। स्टोरी करने गई, अब स्टोरी तो बड़े डेड विजुअल लग रहे हैं, अब क्या किया जाए, मिठाइयां है बस, इसका कितना क्या कर लोगे आप। तो मैंने इसकी ओपनिंग ऐसी की कि अनार मैंने अपने हाथ पे रखा, उसको खोला और माचिस की तिल्ली उसमें लगाई, फिर मैंने कहा ये जला नहीं, तो मैंने उसे उठा के खा लिया। मैंने कहा जलेगा कैसे, तो मिठाई है। तो क्या हुआ कि नयापन आ गया स्टोरी में। अब पूरी स्टोरी नॉर्मल थी, लेकिन वो पत्रकार पर, उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो उस खबर को किस तरह से प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक ग्लैमरस तड़का वाली तरीके से चलेंगी चीजें, तो मुझे लगता है पत्रकारिता के लिए इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च खत्म हो जाती है, उसमें नयापन खत्म हो जाता है, न्यूनेस जिसे कहते हैं ना स्टोरी के अंदर। किसी को आपको अपने पास लेके आना है, जब तक आप उसे प्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे बताएंगे कि ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का। तो मेरी टीम में, डिजिटल में भी हमेशा मेरी लखनऊ टीम से मेरे को अक्सर ये कहते हैं कि मैम आप आइडियाज जो सोचती है ना, थंबनेल जो देते हैं हम, जो थंबनेल्स जाते हैं, कि आप बहुत डिफरेंट देते हो, तो ये ना आपको गॉड गिफ्ट है। मैंने कहा गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता है, सोचो। हमें भी हमारे सीनियर्स ने सिखाया ऐसा कुछ सोचो, हमने वहीं से सोच के हमें आदत हो गई यार, ये गॉड गिफ्ट नहीं होता है, थंबनेल देना गॉड गिफ्ट कैसे हो सकता है। तो बच्चों के रीजंस देखिए आप, कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो आपका तो जो आप कर रहे हो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि हम उनको उनके जहन पे जोर नहीं डाल रहे हैं, चले जाते हैं उनको सीनियर्स इस तरह से ऐड नहीं करते हैं ट्रीट। चलिए विनीता जी, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पोर्टल है न्यूज़ नशा है, जो आपका एक डिजिटल चैनल है, वो वाकई में उस बुलंदियों तक पहुंचे, उस मुकाम को छुए जिस मुकाम को आप पाना चाहती हैं। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू सो मच।